अब आएगा सर, अब आएगा। अब आएगा। अब मैंने भेजा आपको दोबारा से। करेक्ट, वही 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 चाहिए हमको, वही चाहिए। हाँ वही चाहिए हमको। अब देखिए सर, अब आएगा। अब देखिए, अब पाइए हमारी वीडियो पर। हाँ अब आएगा। हाँ आप सिर्फ क्लिक, आप फ़ोन पे रहिए। ओके, मैं दिख रहा हूँ ना। हम्म। आप नहीं आए अभी तक। हम्म। अब हुआ। वही तो, आप आने चाहिए। आप आने चाहिए। आप मुझे, आप मेरे वीडियो पर आइए सिर्फ, फिर वो जैसा कैमरा आएगा ना, तुरंत हो जाएगा वो। आप मेरे वीडियो पर आइए। देख रहे हैं आप? हम्म, आप देख रहे हैं पर इसमें नहीं दिख रहा है। आ, इसमें नहीं दिख रहा है। आपके इसमें दिख रहा है क्या मेरा? नहीं नहीं। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, नहीं देखिए, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं ना उनके इसमें आ रहा है मुझे, कि मैं उनको इनवाइट कर सकता हूँ। आपका नहीं आ रहा है बस। वेट, हाँ सर, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, मैं भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। अब देखिए, अब है, अब ज्वाइन करिएगा। अब ज्वाइन करिएगा। हम्म। देखिए अब, हाँ। यस। डन 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 डन। यस यस। जी। आ, तकनीकी समस्या के लिए सबसे पहले तो मैं फिर से आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, जो पिछली बार जुड़े थे, यदि वो हमें फिर से देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो वो लोग जुड़ जाएं दोबारा से हमारे साथ में। आदरणीय श्री आमोद भट्ट जी हैं। आमोद भट्ट जी का परिचय कुछ इस प्रकार है कि आदरणीय आमोद भट्ट जी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नाटक, थिएटर, फिल्म, सीरियल, इसमें संगीत के लिए तो जाने ही जाते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि किस तरह से संगीत को जीवन में उतारा जाता है, किस तरह से जीवन में जिया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण आदरणीय श्री आमोद भट्ट जी हैं। सर, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब शायद कोई रुकावट ना आए, और रुकावट अगर आएगी तो अब ये गणपति वंदना हम गाएंगे, उससे दूर हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं, आपका और मेरा संबंध कहां से शुरू हुआ। मैं बताना चाहता हूं हम्म। कि मैंने 10वीं की कक्षा पास की थी। हाँ 11वीं के एडमिशन के लिए प्रतीक्षित थे हम लोग। नागपुर हाँ में एक थिएटर चलता था, जिस थिएटर से संबंधित थे, उनकी तरफ से आदरणीय श्री निर्मल पांडे जी, जो अब स्वर्गीय हो गए, और आदरणीय श्री आमोद भट्ट जी, ये नागपुर शहर में आकर नाटक, थिएटर और उसकी बारीकियों पर प्रशिक्षण दिया करते थे। जहां पर पहला परिचय हुआ आदरणीय श्री आमोद भट्ट जी से। इनके बारे में मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूंगा कि यदि आपको संगीत को समझना है तो आपको आदरणीय श्री आमोद भट्ट जी से एक बार मिलना चाहिए। इनकी शालीनता, इनकी सरलता, इनकी सिंप्लिसिटी आपको इनके व्यक्तित्व से दिखाई देगी। यानी मेरे साथ में मैंने जिनसे भी आदरणीय आमोद सर को मिलाया है, उन्होंने सर एक चीज कही, इतना बड़ा संगीतकार क्या जमीन पर बैठकर भोजन करेगा? तो ये आपकी शालीनता है। मैं आपका स्वागत करते हुए, मैं बिना किसी देरी के, बिना किसी भूमिका के आपसे निवेदन करता हूं सर कि जो हमें आपने बचपन में सिखाया था, वो गणेश वंदना, जो गणेश वंदना का मैं बहुत बड़ा फैन हूं और आपके माध्यम से हमें सुनना बहुत अच्छा लगेगा। सर, गणेश वंदना से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। गणपति वंदना से शुरू करूंगा। और ये आपके आमंत्रण पर जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो उसमें
काफी लोग मेरे परिचित भी नजर आ रहे हैं, और ये फेसबुक का और माध्यम का के वजह से ऐसा संभव हुआ है। मेरे साथ में अभी कई लोग जुड़े थे और शायद वापस जुड़ेंगे। अभी अनूप सिंह जी मेरे बहुत परम मित्र हैं और मेरे बहुत अच्छे संगीत के साथी हैं, वो जुड़े हुए हैं। अभी जयपुर से कुछ 2-3 लोग मेरे परिवार के और भोपाल से भी जुड़े थे, तो शायद वापस जुड़ जाएंगे। तो इन सब का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपने अपने घर पे आज इस परिचर्चा को सुनेंगे, और कुछ गाने भी उसमें शामिल होंगे। तो नागपुर की जैसे जिक्र किया इन्होंने, रवि ने, ये नाटक के जब हम वर्कशॉप लेते हैं तो उसमें गणपति वंदना एक हमारे गुरुजी की एक है जो हैवदन नाटक की है, उससे हम जब शुरू करते हैं तो एक अलग किस्म के एक आनंद की प्राप्ति शुरू में ही मिल जाती है। और ये बड़ी खुश करने वाली और बड़ी, कहते हैं कि भगवान को तो हम याद कर रहे हैं, उनकी तो आज्ञा ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके साथ मजे भी कर रहे हैं। तो वो मैं आपको गा करके सुनाता हूँ। नमामि विघ्नेश्वर चरण पंकजम, नमामि लंबोदरम, नमामि वक्रतुंडम, नमो 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 है गजबदन गजबदन गजबदन, नमो नमो है गजबदन गजबदन गजबदन, नमो नमो है गजबदन। विघ्न हरण गुण महासदन है, वक्र देह फिर वक्र वदन है, महाकाय तू मूषक निर्भर, ऐसी माया ज्ञान की निर्जर, मूर्खों के भी बुद्धि विधाता, भरत सुतों के सिद्धि प्रदाता, नमो नमो है गजबदन गजबदन गजबदन, नमो नमो है गजबदन। तू है पहला प्रेक्षक, नाटक का तू मालिक, तू है पहला प्रेक्षक, नाटक का तू मालिक, ले ले नाटक मोदक, हो अब नाटक, ले ले नाटक मोदक, हो अब नाटक, टक 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 नाटक मोदक, ले ले तुम दिल भट्ट, नमो नमो है गजबदन गजबदन गजबदन, नमो नमो है गजबदन। हो अपूर्ण तू महापूर्ण है, ये कैसी नटखट लीला है, हो अपूर्ण तू महापूर्ण है, ये कैसी नटखट लीला है, टूटा टूटा दांत है और फूला फूला पेट, टूटा टूटा दांत है और फूला फूला पेट, वाह रे टेढ़े मेढ़े दाता, चूहा तेरी सुन खाता, हो गणपति भैया देवों के दैया, हो गणपति भैया देवों के दैया, आज हमारी नाटक नैया पार लगा दे विकट भैया, आज हमारी नाटक नैया पार लगा दे विकट खिवैया, विकट खिवैया विकट खिवैया, कट 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 विकट खिवैया 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 खिवैया, नमो नमो है गजबदन गजबदन गजबदन। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। जो मैं पहले नहीं बताना चाहता था आपने उसे अब अपने आवाज और अपनी प्रस्तुति से साबित कर दिया। दरअसल मैं ये बताना चाहता हूं सभी को कि एक विशेष प्रकार के, जिसे हम बोल्ड गीत कह सकते हैं, बोल्ड म्यूजिक कह सकते हैं, बोल्ड संगीत कह सकते हैं, एक उत्सुकता, एक उत्साह से भरा हुआ गीत और संगीत। आपने यदि गीत को सुना होगा सभी ने, तो उसमें राइम थी। यदि मैं इसे बच्चों को सिखाऊं, बच्चों को समझाऊं, तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ में खुशी खुशी इसे सुनना पसंद करेंगे। सर सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है।
और जी ये अनुभव रहा है हमारा कि इस गाने को जब भी हम सिखाते हैं तो एक नई किस्म की एक एनर्जी और एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाती है, और सबको इस बात का भी एहसास होता है कि हम इस अब हमने मतलब इस जगह पर आकर के अच्छा निर्णय लिया, हमने बिल्कुल सही सीखने का एक पहला कदम सही रखा। क्योंकि नाटकीयता जीवन में और जीवन में नाटकीयता ये जुड़ी हुई चीजें हैं। तो कब हम नाटकीय हो जाते हैं, कभी जीवन नाटक हमारे साथ करता है, कभी हम नाटक में जीवन करते हैं। तो ये एक तरीके की इन चीजों को समझने की ये पहली कक्षा होती है, नाट्य कार्यशाला। बिल्कुल सही सर। सर इसीलिए मैंने इसकी जो टैगलाइन रखी थी, मैंने इसका जो कैप्शन रखा है वो शेक्सपियर का रखा हुआ है, संगीत हम प्रेमियों का भावुक भोजन है। हाँ, शेक्सपियर फूड ये ऑफ द कहते हैं। लाइफ। करेक्ट सर, करेक्ट। और जिस तरीके से मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूं या बाकी लोग आपको आज जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, भारत के भीतर जो थिएटर है, थिएटर के भीतर कई दिनों से कई वर्षों से ये चला आ रहा है, लेकिन बचपन में हम ये जानना चाहेंगे सर कि हम इससे पहले कि प्रश्नोत्तर का दौर शुरू करें, सबसे पहली चीज जानना चाहेंगे सर कि बचपन में आपका जो परिचय आपने उस वक्त से लेकर आज तक मैं जानता हूं, आपसे मेरी चर्चा हुई तो आपने बताया था परिवार में नाना जी, मम्मी, इनसे आपको विरासत के रूप में मिला हुआ है। और जब हमें विरासत के रूप में मिलता है तो शायद स्वीकार्य करने में परिवार वालों को दिक्कत नहीं होती कि अरे नाटक में जाना है। सर मेरे पापा कहते थे नाटक करेगा, रोज ही तो नाटक करता है घर में। मैंने मेरे पिताजी को मैंने कहा था कि मेरा अखबार में नाम छपता है, बोले तो चोर और डाकू का भी छपता है। तो बचपन में आपको विरासत के रूप में ये चीज मिल गई, लेकिन विरासत के रूप में मिलने के बाद भी उसको एक निखार, उसको एक शेप या उसे एक आगे बढ़ाने के लिए जो परवरिश लगती है, सर उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। ये हर परिवार के अपने एक संस्कार होते हैं, और हर परिवार में जो आपके अग्रज, आपके बुजुर्गों ने जो काम किया है उस परंपरा को आप आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। डॉक्टर अपने बेटे को और बेटी को या तो डॉक्टर ही बनाना चाहता है, हर आदमी का। वकील के बच्चे आप देखोगे वो वकालत में ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो बिजनेसमैन अपने व्यवसाय में अपने परिवार को बाद में जुड़ते हैं और वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग कलाकार परिवार है मान लीजिए हमारा, और कलाकार के साथ साथ हमारी मंदिर परंपरा भी है। तो दोनों किस्म के संस्कार जब परिवार में मिले तो हमें एक तरीके से भक्ति का भी हमने मजा लिया, ईश्वर भक्ति का भी हमने मजा लिया, और एक तरीके से संगीत के जरिए भी हमने अपने संस्कार को खोजे। कि संस्कार जैसे कहते हैं ना कि 16 संस्कार का एक पूरा एक चक्र है, जिसमें जन्म से लेकर के और मरण तक का। तो वो हर संस्कार में संगीत का सहारा होता है। हर हर संस्कार के गीत होते हैं, हर संस्कार की कविता होती है, हर में अनुष्ठान जो रिचुअल्स होती हैं। तो आगे चल के जब बातचीत और बढ़ेगी तो मैं आपको 16 संस्कार का के सबसे संबंधित मेरे कार्यक्रम का भी एक मैं परिचय दूंगा आपको। तो ये संस्कार संगीत के मुझे घर से ही पड़े। जो आपने नाम लिया नाना जी का, मेरे नाना जी बहुत बड़े गायक थे, HMV हिज मास्टर वॉइस में उनकी बहुत सारे रिकॉर्ड थे उनके। वो वो एक बड़ी संगीत पहले चलाती थी श्रीमती निर्मला भट्ट। तो जब हमने एक घर में ऐसा माहौल देखा सुबह शाम का संगीत का, कीर्तनों का और आरती सेवा पूजा का, तो ये संस्कार शुरू हो गए। और इनफैक्ट मेरे अंदर दोनों ही किस्म के संस्कार पैदा हुए, एक तो गायन का भी और एक वादन का भी। तुमको आश्चर्य होगा कि मैं पहले गाने के पहले मेरी रुचि तबले में थी, मैं तबला ओ बजाता था। तो जब कहते हैं ना कि घर घर परिवार में एक अपनी टीम बन जाती है, तो सबको गायक नहीं बनने देते हैं घर में। सब गायक बन जाएंगे तो बजाने वाला कौन होगा। तो आजकल आजकल बड़ी प्लानिंग होती है। आज मतलब एक दो तीन बच्चे अगर संगीत में रुचि ले रहे हैं तो कहते हैं कि एक कीबोर्ड के सेक्शन में निकाल दो एक को, तो वो बेचारा इलेक्ट्रॉनिक में हमारी आगे चल के मदद करेगा। तो एक सिंगर बन जाए, तो एक रिदम से संबंधित
या वो कुछ टेक्निकल चीजों पे जाए तो एक मुकम्मल हमारा एक परिवार हो जाएगा, तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन मेरी रुचि तबला बजाने में थी, तो तबले का ऑडिशन मैंने रेडियो में दिया। आप यकीन नहीं करोगे, मैं शायद उस समय 8-9 साल का होऊंगा, तो तबले के ऑडिशन में पास हो गया, मेरा रेडियो में तबला में बजाने जाने लगा। तो तबले में मेरा सोलो भी वादन होता था, या गाने बजाने के साथ में सब बजाता था मैं। तो वहां से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में गाना भी शुरू हो गया। उसके बाद में पढ़ाई के साथ साथ 1981 में, ज्यादा मेरी उम्र नहीं थी, मैं बहुत जल्दी से अपनी एक एक सीमा को पार करता गया, और 1981 में रंगमंडल भारत भवन की स्थापना हुई भोपाल में। तो वहां पर मेरा पहले बैच में 8-9 महीने के बाद में एक संगीत प्रस्तुति होने वाली थी, एक नाटक की, दो कश्ती के सवार की। तो उसमें उसके संगीत से जुड़ने का मुझे मौका मिला। तो बाबा कारंत जो डायरेक्टर थे, जो मेरे गुरु भी हैं, रंग जी संगीत के गुरु, तो उन्होंने मुझे किसी के हाथ बुलवाया, और उसके संगीत से मैं जब जुड़ा, तो आप ये मानिए कि वो मेरी इस रंगमंच में सही शुरुआत हुई, पहली शुरुआत और सही शुरुआत, इतने बड़े आदमी के साथ। और दो कश्ती का सवार वो बड़ा अच्छा नाटक था, और बहुत मजाकिया उसमें सिचुएशंस थी, उसमें गीत बहुत थे, और बड़े मजाकिया स्टाइल के गीत थे उसमें। एक क्लासिकल अंदाज का भी गीत था, लेकिन क्लासिकल अंदाज को एक एक्टर कैसे गाता है वो भी एक मुझे सुनने देखने को मिला। तो शास्त्रीय संगीत के परिवार के साथ में जब आप रंगमंच के संगीत से जुड़ते हैं, तो आपके बीच में हर जगह पर आपको एक अंतर द्वंद भी होता है खुद के अंदर, और एक अंतर भी समझ में आता है। तो आपको आपकी एक सीधी लाइन बीच में आप खींच लेते हो कि ये शास्त्रीय संगीत है, ये रंगमंच का संगीत है। तो इसको बार बार आपको डिफाइन करने में आपको का मौका मिलता है कि क्लासिकल राग गाने में क्या हमें अनुशासन रखना चाहिए, रंगमंच का जब हम गायन करते हैं या रंगमंच में किसी चरित्र को के लिए गाना बनाते हैं, तो हमें क्या अनुशासन रखना चाहिए, जो कि क्लासिकल से एकदम अलग है। अब आपको मैं एक छोटी सी एक उदाहरण दूं उसका, कि राग देश है, जैसे राग देश में बहुत वंदे मातरम से लेके और हमारे देशभक्ति के बहुत गीत हैं। देश राग अपने आप में राग ही उसका देश है। तो उसमें भी कोई अगर हंसी मजाक का गाना बन सकता है क्या, ये रंगमंच में संभव है। मैं आपको एक दो लाइन की झलक आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको पता जी चलेगा सर, कि कब? राग देश में एक हल्की सी एक मजाकिया लहजे में कैसे एक कैरेक्टर गा रहा है, वो कैरेक्टर गा रहा जी है, कोई सिंगर नहीं गा रहा है। तो हमें रंगमंच के संगीत में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर गा रहा है, इस किस्म का जो कैरेक्टर होगा वो ऐसे ही गाएगा, ये कन्विंस हमें करा दिया जाता है। तो वो कैसे है, अब ये हल्के से राग से आपको पता चल जाएगा कि कितना जी कठिन राग भी है और मधुर राग है। वो जो कैरेक्टर है वो कहता है कि एक चाबी से खोल रहा हूं दो मालिक का ताला। क्या बात है। मतलब एक, हाँ, मैं अकेला हूं और मेरे मालिक दो हैं, और दोनों की मैं हाँ नौकरी कर रहा हूं, और दोनों को एक दूसरे का पता नहीं चल रहा है। और ये मैं बड़ी होशियारी से सफाई से काम कर रहा हूं, और ये मेरी खुशकिस्मती है, और मेरी ये जी होशियारी है। मैं मतलब बहुत बुद्धिमान आदमी हूँ, जो मैं एक चाबी से खोल रहा हूँ दो मालिक का ताला, और किसी को पता नहीं चल रहा है। तो वो कैसे गाता है, एक चाबी से, एक चाबी से खोल रहा हूँ क्या बात है सर, क्या बात है। दो दो, अरे दो 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 मालिक का ताला। अब क्या तबले वाले बात। तबला बजाना शुरू करते हैं, जैसे तुमने क्या बात कहा, तो तबले वाले तबला बजाना शुरू करते हैं, वो एकदम रिएक्ट करता है कि ए चुप, अभी मुझे गाने दे भाई। क्या बात दो है। मालिक का ताला, ओ ताला, दो मालिक का ताला, एक चाबी से
खोल रहा हूँ तो मालिक का ताला, ओ ताला तो मालिक का ताला। अरे मैं हूँ किस्मत वाला, ओ वाला, मैं हूँ किस्मत वाला, ओ वाला 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 वाला, सारे सा निधा पमा पनी धा पमा गारे सा। एक चाबी से खोल रहा हूँ तो मालिक का ताला, ओ अल्लाह ताला तो क्या मालिक बात का है, ताला, ओ अलीगढ़ी ताला तो क्या मालिक बात है, का ताला, ओ गड़बड़ झाला तो मालिक क्या बात है का सर। ताला। अब वो बात कर रहा है, देखिए राजदारी है लेकिन बात कर रहा है, जो एक्टर्स को हम सिखाया करते हैं। एक वक्त में दो मालिक की कैसे करूंगा खिदमत, मुश्किल है। क्या बात। एक वक्त में दो मालिक की कैसे करूंगा खिदमत, मुश्किल है। अब खुद ही क्वेश्चन करता है, क्यों मुश्किल है? अरे मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या 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 क्या। अरे काम करूंगा चमकी, अरे चमकी, पूछो क्या, चमकी मेरी किस्मत मेरी किस्मत की चाबी से खोल रहा हूँ तो मालिक का ताला, ओ अल्लाह ताला तो मालिक होए का होए। ताला, ओ अल्लाह ताला तो मालिक का ताला। अब ये पूरा गाना इसमें गाता है वो, और सब इम्प्रोवाइजेशन है। तो एक एक्टर और को ये जब, केवल थिएटर में पॉसिबल है सर, जी ये केवल बिल्कुल, थिएटर में पॉसिबल है। तो ये मेरी पहली ट्रेनिंग हुई एक तरीके से। तो मुझे पता चला कि क्लासिकल म्यूजिक का माहौल और रंगमंच के म्यूजिक का माहौल अलग है एकदम। उसमें आपको एक नए सिरे से आपको नई मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको नए तरीके से ढलना पड़ेगा, आपको उसका तौर तरीका समझना पड़ेगा कि एक्टर्स को जी गाने के लिए वो कैसे एक्शन करते हैं, अभिनय के साथ में जब गाना होता है तो क्या उसका तौर तरीका होता है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कि क्लासिकल फैमिली में होने के बावजूद मैं धीरे धीरे कैसे रंगमंच के उसमें सांचे में ढलता गया। और रंगमंडल में भारत भवन में रहते हुए ही मैंने काफी नाटकों के संगीत के निर्देशन भी दिए, और इस बीच में बहुत सारे अलग अलग शहरों में जाकर के नाटकों के निर्देशन भी दिए। तो ये एक शुरुआती दौर का मेरा सिलसिला था कि आकाशवाणी में तबला बजाने के बाद में कैसे धीरे से चेंज हुई लाइफ, और रंगमंच के संगीत में आ गया, और वहां पर मुझे अच्छा सानिध्य मिला, अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई वहां। जी। सर एक चीज कहना चाहूंगा, आपने जितनी भी चीजें बताई वो विरासत में या परवरिश में होने के कारण, मैं क्लियर, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, परवरिश अच्छी होने के कारण आपके स्वभाव में छटपटाहट नहीं दिखती है नाम को लेकर के, जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री के भीतर है। सही है सर? हाँ, ये बात सही है। जब आप इसका एक सीधा सा जवाब ये है कि आप गंभीर होकर के जब काम करते हैं किसी चीज को, तो ये नाम के पीछे भागना और फेम के पीछे भागना, ये एक अलग फितरत है। जी ये एक अलग फितरत है। इस पर अगर आप फोकस करोगे तो आप, आपका काम सफर करेगा। अगर जी। हम हर चीज की आपको, हर चीज का आपको दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि हर चीज का आपको तुरंत जवाब चाहिए, हर हम्म। चीज का एक त्वरित रिजल्ट चाहिए, तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं है, ये मेहनत करने वालों का काम है। ये और साधना है। रिजल्ट तो अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा रिजल्ट, आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों। एक तरीके से आपकी जब आप मेहनत करते हो, अच्छा काम करते हो, तो एक पहचान के आप मोहताज नहीं होते हो, आपकी पहचान जी अपने आप बनती है। तो खुद ना कह करके, खुद अपनी तारीफ ना करके दूसरे तारीफ करें तो उसका मजा है। तो जी सबसे पहली चीज ये, सबसे पहली जो चाबी है वो परिश्रम की है, मेहनत की है। और सीखने सिखाने के दौर में आपको पूरा डेडिकेशन आपका चाहिए, वर्किंग डेडिकेशन, जी डेडिकेशन। जी। नहीं, कारण ये कहने का मतलब मेरा ये था कि यदि किसी ने इरफान खान के साथ प्रथा कर ली, रवि किशन के साथ कन्यादान कर ली, या मोहल्ला 80 में 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल के साथ कर ली,
तो उसका जो एटीट्यूड होता है सर, उसका जो स्वभाव होता है, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है कि मैंने तो सनी देओल की फिल्म की है भाई, छोटे मोटे लोगों को अपने आसपास नहीं आने देंगे, इस तरीके से लोगों से बातचीत ना करें। तो इसके पीछे जो आपका स्वभाव है, जो शालीनता है, वो परवरिश के कारण ही है कि परवरिश में वो सारी चीजें बिल्कुल आपको मिली हैं। बिल्कुल सही है। जी इसका सर, जवाब इसका एक चीज जवाब मैं, आपके इसका जवाब जी आपके जी बात में छिपा हुआ है कि जिस किस्म की परवरिश हुई है, जिस किस्म की, उसमें सबसे बड़ी चीज ये कि एक तो कला आपका कला का हर काम ना परीक्षण होता है। हर काम में आपका एक परीक्षण होता है, आपकी खुद का टेस्ट होता है। तो आप अगर आपने एक फिल्म में अच्छा म्यूजिक कर लिया, एक आपने नाटक में अच्छा म्यूजिक कर लिया, एक आपने अच्छा के दिखा दिया, तो आप उसको कहना चाहिए कि उसके ऊपर आपको और भी अच्छा करना पड़ेगा। तो वो जो और जी अच्छा करने की जिद जो है, वो आपको कभी इस इस किस्म के माहौल में आपको इसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है। जो एक एक प्रोजेक्ट करके जो लोग उछलते हैं, तो हाँ उसका असर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें मालूम है कि हमें अभी और भी अच्छा काम करना होगा। हमें हमारे जी ऊपर सर, अच्छा करने की जवाबदारी हमें मिली है। तो हमें हम उछल कूद ना करें ज्यादा। हम उसकी उसके सफलता का अभी मजा ना लें। सफलता का स्वाद लेना अलग बात है, उसका मजा लेना अलग बात है। जी सफलता का स्वाद छोटा सा होता है, हल्का सा आपने स्वाद ले लिया, लेकिन आप उसका मजा लेने लगे हैं, अब आप उसके बाद कुछ काम ही ना करें, तो ये आपकी एक तरीके से, हमारे गुरुजी कहते थे, यहाँ से आपका पतन शुरू हो जाता है, आपकी जी गिरावट शुरू हो जाती है, क्योंकि आप फिर मेहनत से फिर जी चुराते हैं। तो जी आपके कहने का मतलब ये कि अगर मैं ऐसा सोचता तो फिर मैं आगे के कामों में मेहनत नहीं करता, और मेहनत नहीं करता तो बिल्कुल आज सही है। यहाँ तक मेरी यात्रा सफल यात्रा नहीं होती। जी सर, मैं आगे लेकर के चलते हुए दो चीजें पूछना चाहूंगा कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं कि इस वक्त भारत के भीतर में दो चीजें प्रचलित हैं, एक कोरोना और दूसरा आदरणीय आमोद भट्ट जी का कंपोस्ट किया हुआ गीत शत्रु ये अदृश्य है, जिसे कि उदित नारायण जी ने गाया है और दर्जन भर थिएटर के कलाकारों ने उसमें अपनी भूमिका निभाई है। सर, शत्रु ये अदृश्य है, पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा गाना उसको गाएं और ताकि लोगों को मजा आए, ताकि उनको ये ना लगे कि सिर्फ ये लोग बातें कर रहे हैं। तो शत्रु ये अदृश्य है को पहले आप थोड़ा सुनाएं और उसके बाद फिर उसके पीछे की पृष्ठभूमि बताएं, क्योंकि आपको यहाँ लाने का मकसद लव जिंदगी का और मेरा सिर्फ ये है कि मैं लोगों को बता सकूं कि कोरोना के बीच में वर्क फ्रॉम होम का सबसे बेहतरीन उदाहरण शत्रु ये अदृश्य है बाय आमोद भट्ट सर एंड सिंग बाय उदित नारायण जी। तो उदित नारायण जी और आपके बीच की जो ये ट्यूनिंग है सर, इसके बारे में हम हाँ, जरूर जानना चाहेंगे, पर पहले गीत चाहेंगे सर। अच्छा। तो ये गीत शत्रु ये अदृश्य है, एक समझ लीजिए कि कविता मेरे पास आई, और उस कविता को मैंने, जैसे कि सब हम गानों के साथ करते हैं कि थोड़ा मनन करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, तो उस तरीके से मैंने ट्राई किया। तो उसको एकदम शुरुआती दौर में मैंने कैसे गाया होगा और कैसे मैंने उसकी धुन बनाई, वही मैं जी आपको स्टेज में ले जाता हूँ, जबकि प्रोडक्ट सामने आपके है। अभी तो आप प्रोडक्ट सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पुरानी उस पर ले जाता हूँ। जी सर। सबसे पहले जब कविता आई थी, तो जी उसमें सर। मत निकल मत निकल मत निकल, ये एक मुखड़ा जी। था। तो सबसे पहले मैंने वही बनाया, और आज तक जी कई लोग उसको मत निकल के नाम से ही जानते हैं। मत निकल मत निकल मत निकल मत निकल मत निकल मत निकल, शत्रु ये अदृश्य है, क्या बात है सर। विनाश इसका लक्ष्य है। शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है।
कर न भूल तू जरा भी ना फिसल, कर न भूल तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल। क्योंकि शुरुआत में यही था कि घर से मत निकलिए, आप घर से निकलेंगे तो ये बीमारी चपेट में लेगी। अब जब हम उस स्टेज में आ गए कि थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खत्म होने लगा, अनलॉकडाउन जी सर। की घोषणा हो गई, तो मैंने उस मुखड़े पे एक शब्द, नए शब्द लिखवाए, विजयी हो जन भारती हो क्या बात है। सफल, विजयी हो जन भारती हो सफल। उसके बाद आता है, शत्रु ये अदृश्य है विनाश इसका लक्ष्य है, शत्रु ये अदृश्य है विनाश इसका लक्ष्य है, कर न भूल तू जरा भी ना फिसल, शत्रु को मात दे हो तू सफल, शत्रु को मात दे तू हो सफल। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बढ़ा कदम जरा संभल, क्या बात फूंक है कर सर। बढ़ा कदम जरा संभल, धीर धर रे पथिक ना हो विभल, धीर धर रे पथिक ना हो विभल, मत निकल मत निकल मत निकल। तो ये इस पोइट्री में देखो मैंने मत निकल का भी उपयोग किया कि आपको, अगर आप निकलते हैं तो आप काफी सतर्कता से, जो आपसे कहा जा रहा है अनुशासन से निकलिए, और जब जरूरत हो तभी निकलिए, जी। बिना काम के घर से मत निकलिए। तो मत निकल का अर्थ भी बना रहा, और हमने एक तरीके की विजय यात्रा भी शुरू की कि विजयी हो जन भारती हो सफल। तो इस तरीके से ये गाने की रचना जब हुई, और उदित जी ने जब ये गाना सुना, ये ट्यून सुनी, तो उन्होंने बहुत ही इसको अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि मजा आया सुन के। और फिर मैंने कहा कि अब आपको ही गाना है ये गाना। तो सर आसाम केवल में उदित मेरे नारायण, म्यूजिशियन, सर केवल उदित नारायण ही क्यों? उदित नारायण जी, देखो हम जब कोई गाना बनाते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, हम सबकी आवाजों के कान में हमें ध्वनि हमारी होती है। अभी मान लीजिए कि कैलाश खेर साहब को अगर मैं याद करूंगा, तो उनकी कान में उनकी आवाज मेरे गूंजने लगेगी, तो मैं अपनी धुन को खुद ही अपनी आवाज में गाऊंगा, लेकिन कल्पना करूंगा कि वो गा रहे होंगे, वो कैसे गा रहे होंगे, उनकी जी। आवाज में कैसा लगेगा, तो सोनू निगम की आवाज में कैसा लगेगा, तो सुखविंदर की आवाज में कैसा लगेगा। तो जब ये आप अंदाजा लगाते हैं तो आप एक निर्णय में आ जाते हैं कि ये गाना सबसे ज्यादा अच्छा किस सिंगर के उसमें लगेगा। क्योंकि हम इंडस्ट्री में टेस्ट नहीं कर सकते कि हम कहें कि सोनू निगम जी आप भी आ जाइए, उदित जी आप भी आ जाइए स्टूडियो में, जिसको अच्छा लगेगा रिकॉर्ड कर लेंगे। ऑडिशन, हाँ, तो वो कहेंगे, ऑडिशन नहीं कर सकते। और एक बार उनको गाना अगर सुनाया है तो फिर हमें इज्जत रखनी पड़ती है, उनकी भी, उनके सम्मान की इज्जत रखनी पड़ती है। फिर वो कहेंगे कि आपने मुझसे गाना मुझसे बात की थी आपने, उसके बाद में आपने मुझे गवाया नहीं। तो ये चैलेंज भी होता है कि आपको कौन से सिंगर को इस गाने के लिए चुनना है। तो अब आप ये अंदाजा लगा, आपको अंदाजा लगेगा कि मेरा सही निर्णय था उदित जी से ये गाना गवाने का। और उदित जी ने इसको बहुत अच्छा रंग दिया है, उन्होंने इसको मतलब चार चांद लगाए हैं। तो उदित नारायण जी की ये महानता है, उनकी सिंगिंग की क्वालिटी है, और इंडस्ट्री में ऐसे ही उन्होंने सालों साल राज नहीं किया है, और इतनी प्यारी और मीठी आवाज है उनकी। और फिर हमें इस आवाज से जनता को हमें आगाह करना है, हमें हमें संदेश देना है, तो लोगों के ऊपर असर भी पड़ना चाहिए। तो उनकी आवाज से वो जब वो गाना गाते हैं तो सच में एक सुनने में लगता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो हमें करना है, उस गाने का उद्देश्य भी यही है।
तो एक तरीके से ये गाने की रचना ऐसे हुई और पूरे 20-25 दिन लगे, 20-25 दिन में ये तैयार हुआ। तो फिर 1 जून को इसको मैंने यूट्यूब में रिलीज किया है। और सर आज मैं ना जी सर बताइए। मैं नहीं बताते हुए मैं ये चाहूंगा कि आप ये बताएं कि इस वक्त इस गाने की उपलब्धि कहां तक पहुंची है। इस गाने की उपलब्धि जो गाना अपनी खुद की एक अपनी उसको कितना आगे जाना है ये गाने और हमारे आर्ट में जो हम जो एक तरीके क्रिएशन होता है उसमें कुछ निहित होती हैं चीजें। तो हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ये जो पहले से मानते हैं ना कि ये गाना हिट हो जाएगा, ये गाना तो राज करेगा, ये करेगा। हमने इस गाने को, अब आप देखिए कि मैं अपने घर में बैठ के गा रहा हूँ, उदित जी अपने घर में बैठ के गा रहे हैं मोबाइल में, तो कभी अपने माइक में। आसाम में म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, वो अपना म्यूजिक के ऊपर काम कर रहे हैं। आसाम के जो बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, आलाप दुदुल साइकिया, वो इतने कमाल के म्यूजिशियन है कि अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि मैं यहाँ मुंबई में बैठा हूँ और उन्होंने कितना अच्छा म्यूजिक सेट किया है, क्या क्या बात वायलिन है। के पीस लगाए हैं, क्या ट्रैक बनाया है उन्होंने। तो इससे अंदाजा लगाओ कि एक आदमी गुवाहाटी में बैठा हुआ है, एक आदमी मुंबई में बैठा हुआ है, उसके बाद भी इतना अच्छा काम वहां से बन के आ रहा है। तो ये एक एक्सपीरियंस की बात भी होती है। बहुत एक्सपीरियंस है जी। उनके अंदर, उन्होंने काफी मेरे प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो एक तरीके से यूट्यूब में जब ये रिलीज हुआ तो मुझे लगा कि इतनी पसंद के फोन आ रहे हैं मेरे पास। और उदित जी ने सबसे पहले संकेत उदित जी ने ही दिया, इसका उदित जी से हम्म। संकेत मिल गया मुझे। उदित जी ने कहा कि ये गाना बहुत ही लाजवाब है और ये गाना गाते हुए मुझे बहुत मजा आया है। तो आप देखिए, जब सिंगर को गाना गाते हुए मजा आएगा, कंपोजर को बनाते हुए मजा आएगा, म्यूजिशियन को उसमें म्यूजिक डालते हुए मजा आएगा, एक्टर्स को उसमें एक्ट करते हुए मजा आएगा, तो वो गाना क्यों नहीं चलेगा। आज इन सब की ताकत के बल पे आज यूट्यूब में काफी ये अच्छा बज रहा है। इसके अलावा सारे प्राइम चैनल ने इसको कवरेज किया इसका। एबीपी न्यूज ने किया, न्यूज इंडिया, इंडिया न्यूज ने किया, और इसके अलावा बहुत सारे रेडियो के एफएम ने किया। आज इंदौर से एक बहुत बड़ा मेरी वार्ता आई उस गाने से संबंधित, तो विविध भारती बेंगलुरु का सेक्शन है वो भी कर रहा है। भोपाल में एक एफएम है, वो जो पूरे 15 दिन का उन्होंने एक बनाया है प्रोग्राम। तो बहुत सारे चैनल्स में लगातार आ रहा है और इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है इसको, इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है कि हमें उससे लग रहा है कि ये गाना बहुत लोगों को के ऊपर असर डाल रहा है। इस गाने को हमें असर होना चाहिए। ये गाना हमने कोई फिल्म के लिए नहीं रखा कि हम बोर हो रहे हैं तो एक गाना बना लेते हैं। इस गाने का असर क्या हो रहा है, ये सोसाइटी में असर हो रहा है इसका। तो वही हमारा उद्देश्य है कि इसके इसके गाने का, इसके शब्द का अर्थ निकले और लोग समझें इसको कि क्या कहा जा रहा है गाने में। तो वही एक हमारा उद्देश्य था। और ये अभी मुझे लगता है कि और ये ऊंचाइयां छुएगा ये गाना। आप भी इसमें कम नहीं हो। आपने देहरादून में और अपने क्षेत्र में, अपने सर्कल में बहुत इसका प्रचार किया है, तो आपको भी इसके लिए इसका श्रेय जाता है। सर इंशाल्लाह कि ये और ज्यादा तरक्की करे और ज्यादा आगे बढ़े। और मेरी तो खूब खुशकिस्मती ये है कि सर आप मेरे साथ हो। मैं तो जब चाहूँ तब आपको सीधे बुला सकता हूँ। मैं बातचीत को आगे ले जाते हुए लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि आदरणीय आमोद सर हमारे हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं आमोद सर के बारे में दो चीजें बताना चाहता हूं कि आमोद सर से मिलने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा आप बहुत बड़े व्यक्ति से मिले हुए हैं, उनकी शालीनता इतनी अच्छी है। लेकिन हाँ, जब अभ्यास होता है, काम हो रहा होता है, तो गुस्सा भी उनका उतना खतरनाक होता है कि उनको काम में परफेक्शन, काम के अंदर में किसी प्रकार का कोई मजाक या उस वक्त की मस्ती नहीं चाहिए होती है। सो मैं इससे पहले कि आमोद सर आपसे जानना चाहूं कि आपके अनुभव, मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूंगा। नागपुर हाँ। में आपकी कार्यशाला हो रही थी, मेरे जिम्मे था कि भाई आप पानी लेकर के आओगे। आदरणीय आमोद सर थे और स्वर्गीय निर्मल पांडे दा थे। निर्मल पांडे जी को जो फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर के भीतर एक सबसे बड़ा नाम जो है, आमोद सर ने कहा कि जाओ पानी लेकर के आओ। मैं 100 रुपया मुझे थिएटर वालों ने दिया, बोले जाओ पानी ले आओ। मैं सबसे छोटा था दरअसल। देखिए सर, थिएटर में जो छोटा होता है ना उसको जिम्मेदारी ज्यादा दी जाती है, और जो यस। सबसे छोटा होता है वो जिम्मेदारी के कारण सीखता बहुत अच्छी चीजें हैं सर। हम्म। सो मुझे बोला गया पानी लेकर के आओ, मैं गया और ठंडी वाली, मैंने, मुझे क्या लगा कि भैया मुंबई से आए हैं लोग,
आमोद सर बहुत बड़े फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर हैं, निर्मल दा एकदम हीरो हैं, तो ये तो ठंडा पानी पियेंगे फ्रिज का। सर उसने मुझे पहले गर्म दिया था, फिर मैंने बोला अबे पागल है, ठंडा पानी चाहिए भाई, एक्टर को पिलाना है। मैं लेकर के आया, मैंने जैसे ही निर्मल दा के हाथ में दिया तो निर्मल दा ने कहा ये पानी हम नहीं पीते। फिर आमोद सर ने कहा आप जाकर के उसको कहिए कलाकार वाला पानी दे। अब मैं कंफ्यूज था, कोई नई कंपनी आ गई होगी कलाकार की, शायद नया ब्रांड आया होगा। तो मैं जाकर के उसको बहुत प्यार से बोला, मैंने बोला भाई कलाकार वाला पानी दो। बोले मैंने पहले आपको वही पानी दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो हम लोग छोटी छोटी बातों से सीखते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन के मामले में और समय का प्रबंधन। नासिक में एक निजी विद्यालय में आदरणीय सर को मुझे बुलाना था प्रमुख अतिथि के रूप में। सर के दिए गए समय से पहले सर आधा घंटा पहले वहां पर उपस्थित रहे, और गाड़ी मेरी तरफ से ड्राइवर की गलती से थोड़ा लेट पहुंची। सर ने 45 मिनट नीचे इंतजार भी किया उसका, और बिना किसी प्रकार के गुस्सा हुए, बिना किसी प्रकार का मुझे डांटे डपटे के, ए रवि इतना लेट, मैं क्या समझ के क्या रखा है, मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सर ने बड़े प्यार से कहा मेरी ड्राइवर से बात हो गई है, वो है रास्ते में आ रहा है, उसको आने दो। तो ये जो समझदारी है, ये समझदारी तो बहुत कम व्यक्तियों में देखने मिलती है। और मैं एक और उसी के साथ जोड़ दूं कि मुंबई से और 2 लोग आ रहे थे जिनकी गाड़ी 10 मिनट लेट होने के बाद उन्होंने बखेड़ा शुरू कर दिया। तो ये शालीनता और सिंप्लिसिटी के साथ में सर हम आपसे जानना चाहेंगे, थिएटर का 2 ऐसा किस्सा बताइए जो लाइफ टाइम आपको याद आता है, जुड़े हुए देखने वाले जितने भी दर्शक हैं और बाकी हैं उनको भी प्रेरणा मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। ऐसे कोई किस्से सर जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। काफी ऐसे किस्से हैं। और ये क्या है, जब हम 30-35 दिन किसी काम में जब रोज जब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे जैसे पानी वाली बात तुमने बताई, या लोगों के लेट आने वाली बात, या काम पर कभी कम ध्यान देने वाली बात, ये सब इन इन चीज देखो, डांटने का कारण यही होता है। डांटने का कारण जी सर। कभी ये नहीं होता है कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हो। हम कभी या अच्छे कलाकार, अच्छे डायरेक्टर कभी इस बात पे नहीं डांटते हैं कि आज तुम अच्छा क्यों नहीं कर रहा हो। हम ये नहीं कहते हैं, हम कह रहे हो पहले करो। अगर करने में आपका इंटरेस्ट है तो आप अच्छा भी करोगे। तो जो थोड़ी रुचि जिनकी कम होती है, या थोड़ा जो नाटकों के रिहर्सल्स को या नाटकों को लोग टालते हैं कई बार, कि ये तो 1-2 दिन की मेहनत पे हो जाएगा, अभी तो शो तो 20 दिन बाद है। वो देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि 20 दिन बाद अभी शो है, तो अभी क्या मेहनत करें, अभी क्या सर अपना इतनी मेहनत करा रहे हैं। तो तो हम इस बात पे कई बार डांटते हैं, और इस बात पे कई बार डांटने में हम कई बार हम स्पेस को छोड़ के चले जाते हैं। हमारी सबसे बड़ा हथियार हमारा यही है कि हम बहुत जबानी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम कोई सजा उस किस्म की नहीं देते हैं। कोई हमारे पास कागज का कोई अधिकार नहीं है कि हम कोई एक लेटर उसको दे दें। तो हमारे पास एक यही है कि हम उनके काम से अनुपस्थित हो जाएंगे तो उनको नुकसान का पता चलेगा। जी तब सर। उनको पता चलेगा कि आज सर नहीं है तो आज हम आगे नहीं बढ़ पाए, या हमारे काम में मजा नहीं आ रहा है, आज हमें हर चीज उतनी उदासी से भरी हुई नजर आ रही है। आज वही स्पेस है, उस स्पेस में हमें जान नहीं नजर आ रही है। आज सब लोग चेहरे मुरझा के बैठे हुए हैं, आज सबके चेहरे में तकलीफ है। और तो एक दिन आगे बढ़ने की जगह पर हम बहुत दिन पीछे चले गए। तो हम सर को इस किस्म के का कोई बर्ताव ना करें जिससे वो उखड़ जाए। तो हमारा एक ही तरीका है कि हमें जब बुरा लगता है तो हम उस जगह से निकल जाते हैं, और फिर जब हमें लगता है कि ये माहौल अब ठीक हो गया, बच्चों के अंदर थोड़ी समझ आई, तो फिर हम वापस आकर के उतने ही जोश से काम करते हैं। तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा हथियार हमारा यही है कि हम उस जगह को थोड़े समय के लिए छोड़ दें। हम रिहर्सल भी कई बार छोड़ देते हैं उसी वजह से। हम खुद निकल जाते हैं, हम उस कलाकार को या उस बच्चे को नहीं निकालते हैं कि तुम बाहर चले आओ, क्योंकि हमें लगता है कि ये बाहर चला जाएगा और हम काम करते रहेंगे तो उसका नुकसान ज्यादा होगा।
जी। और वो उसकी मना स्थिति में खराब पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा। वो शायद बहुत दिन तक इसके बारे में सोचता रहेगा कि सर ने मुझे निकाल दिया। तो हमारी सारी जो काम कार्य करने की जो पद्धति है उसमें मानसिक रूप से हर आदमी स्वस्थ रहे, ये एक बहुत बड़ी हमारी एक उसके पीछे ये होती है। कई बार हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद भी हमें चिंता होती है कि कहीं वहां कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। अभी मुंबई की एक ड्रामा इंस्टीट्यूट का मैं एक बार काम क्लास खत्म करने के 5-10 मिनट पहले नाराज होकर निकल गया। तो अ, मुझे लगा कि शायद ये ठीक रहा होगा, लेकिन मैं बेचैन हो गया। मैं जब चर्च गेट से जब गोरेगांव स्टेशन तक आया, घर अपने आया, तब मैं ज्यादा बेचैन हो गया। और मैं भी घर में भी बड़ा सुस्त सा हो गया मैं कि फिर मैंने खुद से फोन लगाया उसके एक स्टूडेंट्स के दोस्त को, तो उसका रूममेट था, कि मेरी जरा बात कराओ। मैंने क्या हाल चाल है उसके, बोले सर सुबह से कुछ बोला नहीं है, खा भी नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मैंने कि मेरी बात कराओ। तो मैंने उसको उल्टा डांट लगा दी कि क्या है, खाना क्यों नहीं खाया। बोले सर आपने आज आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। मैंने कि खाना खाइए और 2 घंटे के बाद में हम लोग मिल रहे हैं कहीं पर, चलो आज कुछ मस्ती करते हैं, चाय वाय पियेंगे साथ में। तो उसके बाद में देखिए कि मैं खुद परेशान हो गया और मैंने खुद से फोन करके इस बात को जाहिर किया कि हम सब मिलके फिर काम करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम स्टूडेंट हो भले ही। तो वो लड़का इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसके जैसे जान आ गई। उसने दोस्त ने बाद में मुझे कहा कि सर आपके फोन आने के बाद में वो सर शाम तक ऐसा पक्षियों की तरह चहकता रहा कि सर ने मेरी आज दिन बना दिया, मैं तो आधा दिन मेरा। तो यही हमारी एक तरीके के अनुभव है कि हम काम कराने के तौर तरीके कई बार जो अपनाते हैं उसमें सीखना और उनका सिखाना ही जो है सबसे पीछे उसका उद्देश्य होता है। कोई बड़ी घटना तो ऐसी याद नहीं आ रही है कि मैं कोई आपको सुनाऊं, लेकिन यही एक छोटे छोटे से एक स्मरण है। चलेगा सर। सर एक ऐसा सर एक ऐसा सवाल आया और है। ऐसा 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 नागपुर में भी हुआ था, आपको पता होगा, हाँ नागपुर में भी कई जी। बार वर्कशॉप में हुआ था। तो एक दिन की वो वनडे मैच होता है वो। सर उस वनडे मैच के बाद में जो परिणाम निकल करके आते हैं, वो जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं, वो वैदिकी हिंसा न हिंसा न भवति, ये नाटक था। हाँ, यस यस और यस। आपकी डांट के बाद में उसमें जो निखार आया और अगले 3 घंटे बिना किसी अवरोध के प्रैक्टिस हुई, और समोसे खाने खाते वक्त भी किसी ने नहीं बोला कि बहुत अच्छे हैं, ये भी किसी की जबान पे नहीं थे। यानी सारे इतने ज्यादा डरे हुए थे कि सिर्फ अभी नाटक करना है, क्योंकि समोसा अच्छा है बोला तो उस पर भी सर बोल देंगे समोसे में ध्यान है या नाटक पे ध्यान है। तो सर ये एक चीज है सवाल आया है। हमारी। हाँ सर एक किशोर काटोले जी है, उन्होंने सवाल किया है कि सवाल ये है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के साथ आपने काम किया है, हाँ मोहल्ला 80। हाँ बिल्कुल। जी सर, उनको वो जानना चाहते हैं कि उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा, और मोहल्ला 80 के बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। सनी देओल की फिल्म, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का डायरेक्शन, आपका संगीत, और ऊपर से उसके बीच में कई सारे अवरोध आए थे शायद अपशब्दों को लेकर के, हाँ हाँ और हाँ फिल्म काफी रुकी रही, सेंसर और बाकी चीजों में बड़ी समस्याएं आई। लेकिन जब वो 2018 नवंबर में रिलीज हुई, मैं खुद देहरादून के हाँ भीतर थिएटर ढूंढ रहा था कि मैं कहां देखने जाऊं। तो सर उसके हाँ। बारे में हम जानना चाहेंगे, और उसका कोई भी एक अच्छा सा गीत भी सुनना चाहेंगे सर। ये 2012 का प्रोजेक्ट था। और अम, ये सबसे बड़ी बात देखो, आदमी के कभी अपने काम का दावा नहीं करना चाहिए। और दावा करने के बाद में कई बार आदमी ये सोचता है कि ये काम तो मैं ही करूंगा। हम लोग कई बार बहुत अपने चिर परिचितों को के प्रोजेक्ट में अपने आप को एक तरीके से हम उसमें हम काम कर रहे हैं जैसा हम मान लेते हैं। जबकि हमें प्रोफेशनली ये मान के चलना चाहिए कि जब तक हमें ऑफर ना मिले, जब तक प्रस्ताव ना मिले, हमें उस प्रोजेक्ट पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। तो
मोहल्ला 80 का भी ऐसा था। मोहल्ला 80 के से पहले मैं डॉक्टर साहब के साथ काम कर चुका था उपनिषद गंगा में, लेकिन मोहल्ला 80 जब शुरू हुई होगी मुझे पता नहीं था उसका। उसकी शूटिंग भी काफी हो चुकी थी और उसमें गाने नहीं थे कोई, तो म्यूजिक डायरेक्टर का काम बैकग्राउंड के टाइम पर ही था। तो 2011 या 12 में ये तैयार हो गई थी फिल्म। मैं मेरी एज यूजुअल साथ बातें होती थी, लेकिन 2 गाने उस बीच में गुलजार साहब ने उस नाटक उस फिल्म के लिए लिखे। उस फिल्म के लिए, जो फिल्म शूट होने के बाद में एडिटिंग चल रही है, लेकिन बाद में 2 गाने लिखे गए कि इस सिचुएशन के ऊपर 2 गाने इसमें डाले जा सकते हैं। तब डॉक्टर साहब ने मुझे फोन करके कहा कि आप तुरंत आप मेरे पास मिलने आइए। मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मोहल्ला 80। मैंने कि मोहल्ला 80 तो काफी तैयार हो गई है, आप तो कह रहे थे कि रिलीज होने वाली है। तो मुझे आश्चर्य हुआ। बोले नहीं, उसमें गाने डालने का और उसके शूटिंग करने का प्लान है, और गुलजार साहब ने गीत लिखे हैं, और आपको ये मैं दे रहा हूँ, आप बनाना शुरू कर दीजिए और जल्दी से जल्द इसको खत्म करना है। तो वो मैं कविता लेके आया। वो कविता इतनी प्यारी थी कि वो कविता के साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैं हारमोनियम के ऊपर उसको रख के वर्कआउट करता रहता था, लेकिन एक दिन अचानक एक प्रेशर सा मुझे महसूस हुआ कि गुलजार साहब की लिखी हुई है, डॉक्टर साहब इतने नामचीन डायरेक्टर हैं और कभी भी मुझे कह सकते हैं कि कल सुबह आके मुझे गाना सुनाइए। गुलजार साहब को सुनाना जरूरी होता है। जब गुलजार साहब कोई करते हैं तो हर आदमी चाहता है कि गुलजार साहब को एक बार सुना दिया जाए, तो वो शब्दों का कुछ कमी बेशी हो वो दूर, अगर हम हमारे उच्चारण में हो रहा हो तो वो कर दें, या उनके दिमाग में कोई बात आए या अप्रूव कर दें। तो मैं घबराया, मैंने कहा ये तो बहुत जल्दी मुझे चाहिए। तो मैंने कंपोज करना शुरू किया। फिर वही डॉक्टर साहब ने कहा कि गुलजार साहब के घर जा करके उनको सुनाना है, तो उसके पहले हमें सुना दो डायरेक्टर को, तभी हम एक पक्ष रख पाएंगे अपना भी। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रास्ता आ गए हो तुम, और अब गुलजार साहब से और सुना कर के राय लेते हैं। तो गुलजार साहब ने भी वो एक बार में एकदम उसको अप्रूवल दे दिया। तो वो मैं धुन क्या थी वो आपको सुनाता हूँ। उसके जी शब्द सर। थे, गंगारे कभी ठहरो भी कहीं, क्यों जी कन्नी काट के जाती हो। तो अब जी ये सर। देखिए, गंगा और कन्नी काट के जाना, ये एक हिंदी जानने वाले लोग समझते होंगे। कन्नी काट के जाना एक एक तरीके का मुहावरा भी है। मुहावरा कन्नी है। काट के मतलब छिपके, कन्नी जी काट के थोड़ा सा चोरी से छिपके अपने आप को बचा के निकलने वाली बात होती है। तो कितना बढ़िया थॉट लेके आए वो। और गुलजार साहब के इसके पहले मैं एक दो पोइट्री कंपोज कर चुका था, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी प्रस्तुति अच्छे से दे पाऊंगा उनके सामने। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी सर। जी सर। गंगा रे कभी ठहरो भी कहीं, क्यों कन्नी काट के जाती हो। गंगा रे कभी ठहरो भी कहीं, क्यों कन्नी काट के जाती हो। रुक जाओ कभी, रुक जाओ यहीं, क्यों कन्नी काट के जाती हो। रुक जाओ कभी, रुक जाओ यहीं, रुक जाओ कहीं, गंगा रे कभी ठहरो भी यहीं, क्यों कन्नी काट के जाती हो। 80 का मोहल्ला, 80 घाट वहां पर है? जी 80 का मोहल्ला जोर का है, और दुनिया भर के शोर का है। 80 का मोहल्ला जोर का है, और दुनिया भर के शोर का है। पप्पू की दुकान दिन रात यहाँ, पप्पू की दुकान दिन रात वहाँ,
अखबारों की आग, खबरों का धुआं। आपको बता दें, पप्पू की दुकान चाय की अभी भी है वहां पर 80 घाट में, और वहां पर दुनिया भर के पढ़े लिखे लोगों की वहां पर खूब अड्डा जमता है वहां पर। पप्पू की दुकान, दिन रात वहां, अखबारों की आग, खबरों का धुआं। जो बैठ गया वो चिपक गया, जो चिपका वहां हटता ही नहीं। जो बैठ गया वो चिपक गया, जो चिपका वहां हटता ही नहीं। गंगा रे कभी ठहरो भी कहीं, क्यों कन्नी काट के जाती हो, क्यों कन्नी काट के जाती हो। ये एक बहुत लंबा गाना है, लेकिन मैं आपको इतना हिस्सा सुना रहा हूँ। और ये सुखविंदर ने गाया गाने को, जी सुखविंदर ने गाया। और बहुत ही हाई पिच में ये गाना है। आप जब इसका म्यूजिक ट्रैक और जी गाना सुनेंगे इसको ओरिजिनल, तो आपको पता चलेगा कितना ऊंचा गाना है ये। जी सर, जी सर। इस गाने की तो ये खासियत ये गाना है कि गुलजार साहब को ये एक बार में पसंद आ गया। गुलजार साहब ने एक बार में उन्होंने कहा कि बिल्कुल काम हो गया डॉक्टर। उनका बोलने का तरीका ऐसा था। डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी को बोले, डॉक्टर काम हो गया तुम्हारा, चलो बनाओ जल्दी से इसको, शूटिंग के लिए जाओ। तो ऐसे दो गाने उनके मैंने कंपोज किए, और दोनों गाने बड़े अच्छे पसंद आए डॉक्टर साहब को भी और गुलजार साहब को भी। गुलजार साहब की इसके पहले मैंने मुंबई के ऊपर जो बड़ी लंबी कविता है वो मैंने कंपोज की थी, तो उससे गुलजार साहब का परिचय मेरा काम के जरिए हो ही गया था। तो मुंबई की भी जो कविता थी वो भी 2 पेज की कविता थी, जो बड़ी अच्छी बनी। क्या बात है। काफी मेरे परिचित लोग भी देख रहे हैं। प्रभाकर जी जी नमस्कार। बिल्कुल। दीपक, दीपक कैसे हो? अब बीच में मौका निकालता हूँ तो मैं देख भी लेता हूँ। और बताइए, सुनाइए, बताइए। जी सर। सर, उपनिषद गंगा हमारा एक समय का सबसे बेहतरीन सीरियल हुआ करता था सर, और उसके लिए आपको पुरस्कार मिला है इंडियन टेली अवार्ड 2013 में, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। जी। सर, उपनिषद गंगा के बारे में सर जानना चाहेंगे, उपनिषद गंगा का और आपका अनुभव सफर कैसा रहा। उपनिषद गंगा अपने आप में ये बड़ा ज्ञानवर्धक प्रोजेक्ट रहा है। और मैं तो उस पर मैंने काम किया, तो मैंने कम से कम उपनिषद गंगा में का भी काम पहले से शुरू हो चुका था। और आलाप देसाई एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने काफी मंत्र और कई एपिसोड के बैकग्राउंड कर लिए थे। तो एक एपिसोड षोडश संस्कार, 16 संस्कार का जो एक सूरदास के ऊपर है, जो 19, 20, 21, कभी कोई यूट्यूब में देखना चाहे तो 19, 20, 21 नंबर एपिसोड। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई 19 एपिसोड के बाद। तो 3 एपिसोड में वो एक था, वो पूरा षोडश संस्कार का जो समाहित किया था। तो उसमें हर संस्कार के गाने थे और श्लोक थे, मंत्र थे। तो और वो सूरदास और बाल कृष्ण, जो बच्चा कृष्ण जो है, जी उनको सूरदास जी एक एक समझा रहे हैं एक एक संस्कार के बारे में। और बच्चे जो कान्हा है, जो बाल स्वरूप कृष्ण है, वो दद्दू बोलते हैं सूरदास को। तो वो बोलते हैं दद्दू, अब इसके बाद कौन सा संस्कार होता है, इसके बाद ये होता है। तो सूरदास जी पूरे एक सूत्रधार की तरह उस बाल कृष्ण को, बच्चा कृष्ण को, वो एक एक संस्कार के बारे में समझाते हैं। तो ये 3 एपिसोड में जब ये समाहित हुआ, तो टेलीकास्ट होने के बाद में जो टेलीविजन के अवार्ड्स वगैरह की जो जूरी बैठती है, उसमें पाया गया कि इस खास तौर से सूरदास के षोडश संस्कार के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जाना चाहिए। उस समय पर काफी पॉपुलर सीरियल ओम नमः शिवाय वगैरह सब चल रहे थे, और बड़े बड़े सीरियल चल रहे थे, मेगा सीरियल चल रहे थे। उस मेगा सीरियल के बीच में ये सीरियल को अवार्ड मिला, और मुझे वो नवाजा गया उस अवार्ड से। तो उसमें सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि गाने ही गाने थे उसमें, और
और गानों में एक ट्रेडिशनल रूप था और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। अब आप देखिए सूरदास के समय का जो संगीत होगा तो उसमें वाद्य यंत्रों का, तो वो एक ऑथेंटिक म्यूजिक की बात थी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि चिन्मय मिशन में जो स्वामी तजोमयानंद जी थे, तजोमयानंद जी खुद संगीत के अच्छे जानकार हैं। तो अच्छा। जैसे कहते हैं ना, हाँ, जैसे मैं अभी गुलजार साहब को जब मैं उनके घर में सुना करके अप्रूवल लेके आया धुन का, तो यहाँ पर मुझे उनके आश्रम में उनके चिन्मय मिशन का जो आश्रम है जो मुंबई में, वहां मुझे मैं गया डॉक्टर साहब के साथ में, और अनूप भाई उसमें मौजूद थे मेरे साथ। अनूप सिंह मेरे बहुत खास म्यूजिशियन दोस्त हैं जो वाद्य यंत्र पूरा संभालते हैं। तो वो उनको मैंने घर बुलाया और कई चीजें मैंने उनके साथ में वर्कआउट की कि होमवर्क कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि शाम को हमें सुनाने जाना है। तो तजोमयानंद जी बैठे हैं उधर, उनके और भी स्वामी कुछ बैठे हुए हैं, वो एक अलग माहौल है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी हुई है, मैं और अनूप सिंह जी बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा ना, हर हर प्रोजेक्ट आपका एक परीक्षण होता है। अब आप ये देखोगे, परीक्षा देने गया गुलजार साहब के घर, वहां से उत्तीर्ण हुआ, जो शब्द चलता है ना, जी उत्तीर्ण। जी सर, जी सर। उसके बाद में चिन्मय मिशन के आश्रम गया, तो उपनिषद गंगा के का एग्जाम देने गया समझ लो। वहां से मुझे सफलता हासिल हुई, तो मुझे लगा यहाँ से भी उत्तीर्ण हुआ। हम हमारा काम बड़ा कठिन है। हम आज भी अगर कल कोई गाना बनाऊंगा तो उसमें मुझे पास होना जरूरी है। अगर जी पास नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। तो पास होने का पैरामीटर यही है कि गाना सही बनना चाहिए। तो उसका एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें जी एक तो सर। वो था मेरो मन अनथ कहाँ सुख पावे, एक तो वो था। और एक जब कृष्ण का जन्म होता है तो कृष्ण के जन्म के टाइम पर जो दुंदुभी बजती है, वो एक जी आनंद का एक गीत होता है। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी सर, स्वागत है सर। हाँ, थोड़ा मैं कॉपी देखने का सहारा ले रहा हूँ क्योंकि पुरानी सर चीज स्वागत। है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक पहले एपिसोड में आप कभी देखोगे तो नंद के आनंद भयो, ये आवाज लगती है और वो धुंध भी बजती है, जी और सर। सब सखिए, सब साजिंदे, सब जो मटका लेके आए हैं, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, तो वो सब लेकर के और वो कोरियोग्राफी में आते हैं और वहां से गाना शुरू होता है। आनंदे आनंदे बढ़ियो अति, आनंदे आनंदे बढ़ियो अति, देवनी दिखी दुंदुभी बजाई, देवनी दिखी दुंदुभी बजाई, सुन मथुरा प्रगटे जादवपति, सुन मथुरा प्रगटे जादवपति, आनंदे आनंदे भयो अति, आनंदे आनंदे बढ़ियो अति, देवनी दिखी दुंदुभी बजाई, सुन मथुरा प्रगटे जादवपति, सुन मथुरा प्रगटे जादवपति, विद्याधर किन्नर किलोल मन, उपजावत मिमि कंठ अवित गति, विद्याधर किन्नर कलोल मन, उपजावत मिमि कंठ अमित गति, आनंदे आनंदे बढ़ियो अति, आनंदे आनंदे बढ़ियो अति, देवन दिख दुंदुभी बजाई, क्या बात है सर। देवन दिख दुंदुभी बजाई, सुन मथुरा प्रगटे जादवपति, सुन मथुरा प्रगटे जादवपति, सुन मथुरा प्रगटे जादवपति। अब ये पूरा सब पूरी मंडली नाच रही है, सब ब्रिज के लोग नाच रहे हैं, सब धोती कुर्ते में, बंडियों में। तो आप ये देखो कि एक गाना बनता है, उसमें एक जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के ऊपर वो गाना अगर ठीक लगता है तो शूटिंग में भी बड़ा मजा आता है और वो उसका पिक्चराइजेशन भी अच्छा होता है। तो ये जी पूरा सर। एक इंडियन रिदम थे इसमें, सब खूब सारे पखावज और ढोल और मादल ये सब बजते थे। तो और फ्लूट बजती थी, कृष्ण का है तो फ्लूट बजेगी।
तो इस किस्म के गाने मैंने सब बनाए थे, तो उनको बहुत पसंद आए। और उसी के साथ में अगर आप कहें तो मैं वो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, एक हल्का सी झलक सर सुनाऊं स्वागत है, उसमें। सर स्वागत है सर। अब ये गाना मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये बहुत लोगों के कोर्स में होता है एक तरीके से। जी हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वो हमेशा इसको उनसे पूछा जाता है, इसकी व्याख्या भी कराई जाती है। मेरो मन अनाथ कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनाथ कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी, उन जहाज पर आवे, मेरो मन अनाथ कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनाथ कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनाथ कहाँ सुख पावे। पूरा तो अभी नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन आप देखो कि कितना फर्क है दोनों गाने में। तो ये इसको तानसेन जब आते हैं तो तानसेन से कहा जाता है कि आप सुनाइए। अकबर जब आते हैं, पधारते हैं, वो कहते हैं कि सूरदास जी आपको हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो आपकी चाकरी क्या करूंगा, मैं तो अपनी कृष्ण की चाकरी करता हूँ, जी सर। तो मैं आपकी चाकरी नहीं कर पाऊंगा और मैं नहीं जा पाऊंगा, आप मेरी कविताएं ले जाइए आप चाहे तो वो आप उससे। तो कितना बड़ा एक वो है कि एक अकबर जैसा राजा सूरदास से मिलने आता है और वो मना कर देते हैं। तो कलाकारों का ऐसा ही होता है, कलाकार कई बार बड़े बड़े प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। बिल्कुल सही है सर। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, हालांकि ये सवाल जिसके कारण कि मैंने ये पूरा सेशन रखने की कोशिश भी की है, इंडस्ट्री के भीतर में म्यूजिक को लेकर के, अभिनय को लेकर के, कोरियोग्राफी को लेकर के हमेशा से लॉबिंग रही है कि ये डायरेक्टर को यही व्यक्ति चलेगा, या आप एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। आपको क्या लगता है सर कि ये कहां तक सही है कि लॉबिंग होती है इंडस्ट्री के भीतर? देखो, लॉबिंग होना अलग बात है और उसका शिकार होना अलग बात है। जी जो लोग शिकार हो जाते हैं उनके साथ बुरा हो जाता है, और जो सबके साथ काम करना चाहते हैं उनको जब मौका मिलेगा तो सबके साथ काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, तो वो किसी जी लॉबिंग में नहीं फंसते हैं। अगर आप मेरा 20-25 साल का जो मुंबई का अगर कार्य क्षेत्र और देखें और लोगों के साथ, तो मेरी कोई भोपाल से तो कोई मेरी जान पहचान थी, गुलजार साहब से कभी मैं भोपाल से तो नहीं मिला था, यहीं पर आकर के परिचय हुआ। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी से भी यहीं मिला, मैं जितने तिग्मांशु धूलिया साहब से भी नहीं मिला, मैं धूलिया के साथ मैंने काफी काम किया। तो मैं बहुत सारे सीरियल के डायरेक्टर भी जब मैं तो मैंने अपना काम अच्छे से किया और उनके प्रोजेक्ट में जितना अच्छा कर सकता था मेहनत की। रहा इसकी कि मैंने कभी उनसे दोबारा काम उनसे मिलेगा या मिलना चाहिए, इसकी कभी मैंने कल्पना नहीं की और कभी मैंने आशा भी नहीं की। अगर वो उसके बाद में, मैं आपको इससे बड़ा उदाहरण क्या दूं कि उपनिषद गंगा में 18 एपिसोड जब कोई एक म्यूजिक डायरेक्टर कर चुके हैं तो 19वें एपिसोड में शामिल होता हूँ, तो मैं मेरा माइंड डाइवर्ट होता है। मैं उस विचारधारा में होता हूँ कि 18 क्यों आपने मुझे याद नहीं किया, है ना। मोहल्ला 80 में भी मुझे बाद में मौका मिला जब फिल्म पूरी तैयार हो गई, तो वहां भी मैंने, लेकिन मेरा काम वो नहीं है कि मुझे कब बुलाया गया, मुझे बुलाया गया जी है और मुझे करना है। तो एक पॉजिटिव माइंड रहना बहुत जरूरी है। जब आप बहुत पॉजिटिव माइंड होते हैं तो आपके मन में किसी के प्रति शिकायत नहीं आती।
जी। शिकायतें जब एक दूसरे की हम जब करते हैं, हम एक दूसरे से शिकायत रखते हैं, उनके बारे में हम कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं, या हमारे बारे में गलत धारणा किसी ने बनाई है, हम ऐसा शक करने लगते हैं, तो हम फिर परेशान होते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, लॉबिंग की हो, आप उसके शिकार मत होइए। आप हम्म। शिकार होंगे तो आपके साथ फिर कुछ अनहोनी घटेगी। आपको अपना काम करना है, आप पॉजिटिव रहिए। आप आप आर्टिस्ट हैं, आपके पास, अब मेरा म्यूजिक का एक जो काम है, मैं म्यूजिक के जब बारे में जब सोचता हूँ, जब म्यूजिक में, तो मेरी सारी नेगेटिविटी निकल जाती है, अगर है तो हमारे पास बहुत कुछ करने को है। और रहा इसका कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे काम वहां से नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा क्या, या दुनिया भर की अटकलें लगाना, ये अटकलें नहीं लगाना चाहिए। मैं बहुत जोर दे करके आज के युवाओं को कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आपको काम हम्म। मिलेगा, आप उस काम को साबित कर जाइए कि ये काम मुझे मिला है और ये मैं इसमें प्रूव करूंगा मेहनत करके। जी। उसके बाद दोबारा वो काम दें तो उनकी इच्छा, ना दें तो उनकी इच्छा। आप अपना संबंध बरकरार रखिए, आप अपना संबंध जी। रखिए, दुआ सलाम रखिए। दुआ सलाम बहुत बड़ी चीज है। आप उस वजह से दुआ सलाम भी बंद कर देते हैं। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसने मुझे नहीं लिया तो मैं अब उससे बात ही नहीं करूंगा, उसका फोन नहीं उठाऊंगा। यानी कि नेगेटिविटी आ गई आपके अंदर। कभी वो बाहर, कभी मुलाकात हो गई किसी जगह पर, तो मैं उनसे बच के निकल जाऊंगा। तो ये इससे दूर रहना चाहिए। और लॉबिंग, लॉबिंग हर जगह है। हर जगह पर लोग ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कोई ऊपर जाने वाला नीचे ऐसा अचानक आ हम्म। जाता है, नीचे से धीरे 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 किसी को ऊपर चला जाता है कोई। जी। तो उसको उससे आप प्रभावित मत होइए। ये मेरी जी। यही इच्छा है। जी सर, एक सवाल आया है संकेत हजारे की तरफ से। ये पूछ रहे हैं जी। कि आज की म्यूजिक इंडस्ट्री में आया परिवर्तन और पहले की म्यूजिक इंडस्ट्री में जो प्रयोग हुए थे उसमें काफी अंतर पाया जाता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, बतौर म्यूजिक डायरेक्टर, बतौर संगीतकार, बतौर आर्टिस्ट? आप इसे कैसे देखते हैं कि पहले और आज की इंडस्ट्री में जो परिवर्तन आए हैं वो किस प्रकार के हैं? पहले जो काम होता था, वो एक टीम वर्क था। जी। टीम के बिना नहीं होता था पहले। इसलिए जब कहते हैं ना पहले के गाने क्यों अच्छे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत लोग इकट्ठे होते थे किसी काम को अंजाम देने के लिए, और बहुत लोगों का प्रयास, पसीना उसमें नजर आता जी। था। आज आज हमने बहुत सारे लोगों के काम अकेले करना शुरू कर दिए हैं। आज टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया है, टेक्नोलॉजी में हमें सब चीजों की हमारे पास अभी भरमार हो गई है। हम चाहे तो फ्लूट बजा लें, हम चाहे तो वायलिन बजा लें, चाहे तो रिदम भी बजा लें। तो अब वो एकाकी काम हो गया है एक तरीके से। वो एक अकेले का वन मैन शो जैसा काम हो गया है। अब लोग इकट्ठे नहीं होते हैं रिकॉर्डिंग्स में। तो पहले के उसमें क्या होता था कि जैसे हम लोग रिहर्सल करते हैं थिएटर की, ऐसे गानों की रिहर्सल हुआ करती थी। कि पुराने सिंगर्स म्यूजिक डायरेक्टर के घर जाते थे, म्यूजिक वाले जाते थे वहां, धुन पर काम होता था, शब्दों पर काम होता था, राइटर भी जाते थे। तो एक काफी 3-4 घंटे की, कई दिन तक ये सिलसिला चलता था। जो राज कपूर साहब के बारे में कहते हैं कि राज कपूर दिन दिन भर, रात रात भर म्यूजिक की सिटिंग अपने घर में करवाते थे, और चीज म्यूजिक वर्कआउट होता था। उसके बाद में फिर शंकर जयकिशन जी या रविंद्र जैन या जो भी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, फिर 2-3 दिन के बाद में स्टूडियो में जाकर के वो फिर वो अंजाम देते थे। लेकिन वो सब चीजें वर्कआउट घर पे या किसी स्टूडियो में होती थी। तो पहले के म्यूजिक में अभी के म्यूजिक में यही फर्क है कि अभी भी वही सब हो रहा है, लेकिन एक आदमी कर रहा है कोई वो, और वो अकेला कर रहा है। तो उतनी वो, जो कहते हैं ना कि एक खुलापन नहीं आ पा रहा है उसमें काम में। एक एक जो और सबसे बड़ी बात क्या है, साउंड की बात भी है। पुराने साउंड एथनिक साउंड थे, पुराने ओरिजिनल साउंड थे। अब थोड़े से हम्म। सिंथेटिक साउंड है, मेटेलिक साउंड है। तो ये फर्क है पुराने और अभी में। एक तो टीम वर्क था पहले, आज टीम वर्क कम है। आज अकेले अकेले कर लेते हैं सब। जी सर। तो मैं ये सबको बताना चाहता हूं कि आदरणीय आमोद सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मुंबई के कई नाटक से संबंधित जो भी वहाँ कक्षाएं चलती हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, देश की नहीं विश्व की अलग अलग यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, कई स्कूलों और कई कॉलेजेस के साथ में जुड़ करके काम करते हैं, वहां प्रशिक्षण देते हैं।
और जिसके कारण थिएटर के लिए आदरणीय सर को 2014-15 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड राष्ट्रपति जी के हस्ते प्राप्त हुआ था। सर मेरा दूसरा अंतिम सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल है सर। 2014 और 15 का जो ये सम्मान आपको मिला, इस सम्मान के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं सर। सम्मान के बारे में तो जब मैंने भी तब जाना जब घोषणा हुई। सर अनाउंसमेंट के पहले आपको कभी लगा था कि मुझे मिलने वाला है, या आपको ऐसा कभी अनुभव आया कि मुझे, या आपने ऐसा लगा कि ये व्यक्ति अपने काम का है कि अपने को अवार्ड मिलने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा कभी किसी अवार्ड के पहले भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जब इंडियन टेलीविजन अवार्ड मिला था जब मुझे, तो मैं उस समय बेंगलोर में था, और संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड जब मुझे मिला, तो ये जब भी मीटिंग हुई होगी तो मेरे पास चेयरमैन का मेल आया था 11-12 बजे, जी। और मैंने उसको 2:30-3 बजे तक देखा ही नहीं था, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो 3 बजे संगीत नाटक एकेडमी के उस समय के चेयरमैन ने फोन करके मुझे कहा कि आमोद जी नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, मैं संगीत नाटक एकेडमी से बोल रहा हूँ, और आपको बधाई। मैंने किस बात की? तो उन्होंने कहा आपने मेल अभी तक नहीं खोल के देखा, आप मेल खोलिए जरा। तो मैंने उसी समय पर मेल खोलने की कोशिश की, और मेल खोला तो उसमें चेयरमैन की तरफ से बधाई संदेश था, और संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मुझे मिला है इसकी जानकारी थी। तब तब वो मुझे खुशी उनके माध्यम से मिली, तब मैं खुश हो गया। मैंने कहा अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोले मेरा धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये जूरी ने निर्णय लिया, और मैं सिर्फ आपको एक माध्यम हूँ, और एक चेयरमैन होने के नाते मैं आपको सिर्फ सूचित कर रहा हूँ कि आपने ये आपको बधाई दे रहा हूँ मैं, और आपको ये अवार्ड मिला है, और आगे की जानकारी अब आपको कार्यालय से मिलती रहेंगी। तो आप ये देखिए कि 11-12 बजे का मेल अगर 3-4 बजे मैं चेयरमैन के फोन आने के बाद खोलता हूँ, और तब मुझे पता चलता है, तो मेरा कोई इस पर यकीन नहीं था कि ये कब मिलेगा मुझे और कैसे मिलेगा। ये अपना काम करता रहा मैं, और हर साल मेरे 3-3, 4-4 नाटकों के मैंने म्यूजिक किए, और कहीं ना कहीं वो लोगों की नजर में आए, तो जूरी ने फिर निर्णय लिया। और उसके सर बाद मैं बहुत खुशी बढ़िया। का मेरा ठिकाना नहीं था। मैं फिर राष्ट्रपति भवन में उसको अवार्ड लेने गया, और मेरे पिताजी भोपाल से अवार्ड मुझे लेते हुए देखना चाहते थे, तो वो भी आए भोपाल से दिल्ली, उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला। तो ये बहुत अच्छा सहयोग रहा, और मुझे बहुत ही खुशी हुई इस अवार्ड की। शिवदास जी, मैंने आपको देखा, शायद आप अभी हैं क्या? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जी सर बहुत चलिए। बढ़िया, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने ये सारी चीजें बताई। सर समय सभी का और आपका भी हम लोगों ने ज्यादा लिया है। इससे पहले कि मैं समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं पहले देना चाहता हूं। सर एक आखिरी चीज, आपके जी। पसंद का वो गाना हम सुनना चाहेंगे आखिरी में। ये सवाल भी नहीं है और ये चॉइस है सिर्फ सबकी पसंद का, जो आपको अच्छा लगता हो और जिसमें ऐसा लगता हो कि एक संदेश कोरोना के इस पीरियड में, आपातकाल में लोगों के मन में जहां डर बैठा हुआ है, लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, लोग अलग अलग प्रकार से भ्रमित हैं। सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बाजार जाता हूं तो ऐसा लगता है जिसी मैयत हो गई है, लोग ऐसे लोगों से बच बच के चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। सो एक ऐसा गीत जिसमें कि मोटिवेशन हो, प्रेरणा हो, इंस्पिरेशन हो और आपको बहुत पसंद आता हो और एक संदेश छिपा हो सर, आपकी पसंद का कोई गीत। ये थोड़ा उलझा दिया तुमने, लेकिन मेरी पसंद के कई गीत हैं, लेकिन उसमें कोरोना से संबंधित बात कही जाए, ये शायद संभव नहीं है। लेकिन सर कोई बात नहीं। मेरी पसंद का एक गीत है, जो आपने मैं हमेशा उसको अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, और स्टूडेंट्स को सिखाने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि जी आप जो भारत की संस्कृति है, जो फोक संस्कृति है, जो जी यहाँ की जो लोक कलाएं हैं, लोक गायन है, उसके प्रति आपका रुझान रहे। तो एक आपको मैं महारास एक मैंने प्ले किया था, उसका आखिरी गीत है,
जो कि बड़ा जी फेस्टिवल नुमा अंदाज में खत्म होता है। और वो पुरुषोत्तम चक्रवर्ती जी ने भोपाल के हैं, उन्होंने लिखा था और मुंबई में वो उसका शो हुआ था। तो उसका मैं एक गीत सुनाता हूँ जिसमें जो मैंने कहा था आपको शुरू में कि भक्ति का भी एक मजा है, और एक जी श्रृंगार का मजा है, और एक फोक का मजा है। तो ये तीनों का एक उसमें समामेलन है। तो वो एक आप सुन लीजिए। जी सर। आपको जब गाना सुनोगे तो आप उस प्रदेश में पहुंच जाओगे और आपको अनुभूति होने लगेगी। घन 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 हे घन 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 पूर्ण चंद्र शरद रात यमुना तट आधी रात, पूर्ण चंद्र शरद रात यमुना तट आधी रात, शारदी जुन्हाई में बंसी की मधुरता, शारदी जुन्हाई में बंसी की मधुरता, नाचत श्री कृष्ण सा गोपियां मृदंग ताल, नाचत श्री कृष्ण सा गोपियां मृदंग ताल, वृंदावन परम धाम आज सजो महाराज, क्या बात है सर, आज क्या बात है। सजो महाराज, आज सजो महाराज। घन 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 हे बाजत ढप मृदंग मंजीरा मुचंग, किंकिनी रुन झुन अनंत नुपुर धुन जल तरंग। अब जो आप कह रहे थे कि ये पुरानी जी फिल्म इंडस्ट्री में ये सब इंस्ट्रूमेंट बजते थे, हैं? जी बाजत ढप मृदंग मंजीरा मुचंग, किंकिनी रुन झुन अनंत नुपुर धुन जल तरंग। पावन की गति थिरकन भोह नयन की मटकन, पावन की गति थिरकन भोह नयन की मटकन, लचक थिरक कमर अंग जोवन की नव उमंग, लचक थिरक कमर अंग जोवन की नव उमंग। ऐसे दर्शाए भाव बरनी नहीं जाए बात, ऐसे बरसाए भाव बरनी नहीं जाए बात, देखबे को आसुर सब सुरपुर के देवरास, देखबे को आतुर सब सुरपुर के देवरास। नाचत श्री कृष्ण सा गोपियां मृदंग ताल, नाचत श्री कृष्ण सा गोपियां मृदंग ताल, वृंदावन परम धाम आज सजो महाराज, आज सजो महाराज, आज सजो महाराज। घन 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 हे हे सब लोगों को जिनको मैं देख पाया, उनके नाम नहीं ले पाया, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत लोगों के नाम मैं देख रहा था लेकिन बातचीत में और आपकी बात सुनने में मैं उस समय बिजी था। तो जितने भी लोग भी देख रहे थे सबको धन्यवाद, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। जी और रवि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अच्छी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि भोपाल के रास्ते चल करके, भोपाल से निकलकर आप दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से मुंबई पहुंचे, मुंबई से पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। आपने एक थिएटर से शुरुआत की, राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। ये जो सफर था सर, एक आम आदमी के संघर्ष को दर्शाता है कि यदि हम ठान लें तो हम यकीनन कुछ भी कर सकते हैं। जहां किसी प्रकार की आपको बैकअप की, कोई पहुंच की, किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। आप अपने संघर्ष से, अपनी परवरिश से वो साबित कर देते हैं आपकी मेहनत के आधार पर कि हाँ भाई, हम ये करके दिखा सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री में टिकना, गुलजार साहब, द्विवेदी, डॉक्टर द्विवेदी जी, निर्मल पांडे जी, सनी देओल जैसे कलाकार, रवि किशन जैसे कलाकार के साथ काम करना, मेरे ख्याल से ये उपलब्धि बहुत छोटी होगी उस उपलब्धि के सामने कि लोग आपको पसंद करते हैं सर, लोग आपको चाहते हैं। लोगों को आपका संगीत पसंद है और चेहरे की जो मुस्कुराहट है, इस पे जो गंभीरता नहीं आती, इस पे गुस्सा नहीं आता, इस पे चिड़चिड़ापन नहीं आता,
ये लोगों को आपसे ज्यादा कनेक्ट करता है। सो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं देहरादून में हूं, आप मुंबई में हैं, और ये वर्चुअल एक नया दौर शुरू हो गया है। तो अब समय समय पर जब भी ऐसा मौका लगेगा, हम आपको आपका समय छीन लिया करेंगे। ये अधिकार के साथ में मैं आपके बीच रख रहा हूं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी इजाजत के साथ सभी लोग जो जुड़े, जो अब बाद में इसे देखेंगे, उन सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि वो इसका हिस्सा बने, इसे अन्य लोगों तक पहुंचाएं जो संगीत को पसंद करते हैं, जो संगीत को जानना चाहते हैं। सर, एक आखिरी संदेश कोरोना के इस पीरियड में। जी सर। मेरा संदेश यही है कि अभी जिस तरीके का एक आजादी हमको सरकारी तरफ से मिल रही है, और जो हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, लेकिन उसमें हमें अभी सतर्क रहना है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो बिना किसी काम के हम घर से बाहर ना निकलें, और सुरक्षित जाएं और सुरक्षित वापस आएं। अपने आप को भी सुरक्षित रखें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। और कभी ऐसा ना हो कि आपको कोई शारीरिक मानसिक कष्ट हो और आपको अस्पताल जाना पड़े। तो इससे बचें, और इससे बचने का एक यही तरीका है कि आए, घर पे रहें और अच्छा म्यूजिक सुने, और अपना टाइम अच्छे कामों में, व्यायाम में, योगा में, संगीत में, उसमें आप गुजारें। और बस यही मेरा संदेश और यही मेरी इच्छा है। नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से जल्दी ही मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके, ठीक थैंक है। यू सर। प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।